अनामिका की नई नई शादी हुई और अनामिका की सास शारदा अनामिका का सारा सामान खोलकर देखने लगी जो वो अपने साथ मायके से ले आई थी। इसमें क्या है? इसमें वॉशिंग मशीन है माँ जी। और इसमें? इसमें टीवी है माँ जी। इसमें? फ्रिज। अनामिका की सारी चीजें देखने के बाद शारदा कहने लगती है, सारा का सारा पुराने जमाने का सामान दिया है तेरे घर वालों ने, सब पुराना मॉडल, एक भी नई मॉडल की चीज नहीं है। शारदा कहती है। अनामिका कहने लगती है फिर, नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कम से कम पड़ोसियों के आगे तो ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूँ, मैं जब इस घर में बहू बनकर आई थी तो तेरे से दुगना सामान लेकर आई थी और सबका सब टॉप मॉडल था, रखने के लिए जगह कम पड़ गई थी। शारदा की बातें सुन के अनामिका भी अपनी मायके की तरफदारी करते हुए कहती है, नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर वालों ने बहुत कुछ दिया है। दिया होता तो ऐसे पड़ोसियों के आगे हमारे घर की नाक नहीं कटती। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका दुखी हो जाती है और सर झुका के अंदर चली जाती है। आज अनामिका ने पहली बार रसोई में कदम रखा और आज अनामिका ने पहली बार सबके लिए खाना भी बनाया है। शारदा, कुमारी और रमेश तीनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी कुमारी कहती है, भाभी, ये गाजर का हलवा तो बहुत ही गजब का बना है। कुमारी का साथ देते हुए रमेश भी कहता है, हाँ, पनीर की सब्जी और पूरियों की तो जवाब ही नहीं। उन दोनों को तरफदारी करते हुए देख शारदा कहती है, कहाँ, सब बेकार, गाजर का हलवा है या चीनी पिघलाकर दे दी है, इतनी ज्यादा मीठी, सबको शुगर करेगी क्या आते ही आते। सब्जी में नमक है या नमक में सब्जी, पता ही नहीं चल रहा है। ऊपर से इन पूरियों की हालत देखो, एक भी ठीक से नहीं बनी है। मैंने जब पहली बार खाना बनाया था तो तेरा बाप उंगलियों के साथ साथ प्लेट भी चाट गया था, लेकिन पता नहीं आजकल की बहुओं का तो पूछो ही मत। समझ ही नहीं आता उनकी माँ उन्हें कुछ सिखाती है भी या नहीं। शारदा के मुंह से अनामिका की मायके की बात सुन के अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है, माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना है तो मैं सीख लूंगी, कम से कम मेरी माँ को तो इस बीच में मत लाइए। तेरी माँ हुई प्रधानमंत्री, सुनने के काम तो उसने किया ही है, तुझे कुछ सिखा कर भेजी होती तो ये नौबत ही नहीं आती। फिर कुछ ही दिनों के बाद त्योहार आता है। अनामिका के घर से उसकी सास, उसके पति और उसके ननद कुमारी के लिए बहुत सारे तोहफे आते हैं। अनामिका भागी भागी सामान को लेकर सास के कमरे में जाती है और कहने लगती है, ये देखिए सासू माँ, मेरे घर वालों ने आपके लिए नई साड़ी, नए जूते और सर्दियों के लिए शॉल भी भेजा है। अनामिका की बातें सुनकर शारदा नाक चढ़ाते हुए साड़ी को देखती है और कहने लगती है, ये कोई साड़ी है? कपड़ा तो देखो कितनी सस्ती क्वालिटी का है, और ये जूते तो ऐसे लगता है जैसे रोड पर लगी सेल से लिया गया हो। शॉल तो बाबा आदम जमाने का लगता है। शारदा की बातें सुन के अनामिका उन्हें समझाते हुए कहती है, नहीं माँ जी, मेरी माँ खुद शहर जाके आपके लिए सबसे अच्छी दुकान से ये सब सामान खरीद कर लेकर आई है। शहर ना और कुछ, इससे अच्छे कपड़े तो भिखारियों को भीख में दे देती हूँ मैं। शारदा की बातें सुन के अनामिका को बहुत बुरा लगता है। तभी वो कहने लगती है, सामान पसंद नहीं आया तो कोई नहीं माँ जी, पर कम से कम ऐसा तो मत कहिए। अनामिका के समझाने पे भी शारदा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहने लगती है, पसंद आने का इस सामान में है ही क्या? जब मेरे घर से कपड़े आते थे ना तो पड़ोसियों तक जलते थे, अब गरीब की बेटी को घर लाएंगे तो ये बेइज्जती तो झेलनी ही पड़ेगी। इस तरह से कहकर शारदा कपड़े वहीं छोड़कर चली जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अनामिका सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करती थी, लेकिन उसकी सास
उससे ठीक से बात तक नहीं करती थी। बस पूरे टाइम उसके सामने अपने और अपने मायके वालों की बढ़ाई करती रहती थी। तभी एक दिन शारदा कहती है, मेरे घर वाले तो इतने ज्यादा अमीर और अच्छे थे कि अगर मुझे कभी सर्दी भी होती थी तो मेरे पूरे घर वाले यहाँ आ जाते थे देखने। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका कहती है, मान लिया मैंने सासू माँ, आप एक ऊंचे और अमीर खानदान से नाता रखती है, लेकिन मुश्किल के समय में तो अपनी बहू से ही काम करवाती है, और मायके वालों का इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है माँ जी। अनामिका की बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है, तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे मेरे घर वालों के बारे में अपने मुंह से ये सारी बातें कहने की? पता भी है मेरा भाई शहर का नामी वकील है और मेरी भाभी स्कूल में प्रिंसिपल है। ऐसे भाई भाभी पर घमंड क्यों ना करूं? तभी अनामिका कहती है, सासू माँ वैसे तो कहना नहीं चाहिए, पर दशानंद रावण का भी नहीं टिका तो आपकी क्या विरासत है? रावण को भी बहुत घमंड था, पर राम जी ने एक पल में उसके सारे गुरूर को मिट्टी में मिला दिया था। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा आग बबूला हो जाती है और बहू को अच्छी बुरी कहकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। शारदा बहू के प्रति वही मिजाज रखती थी, लेकिन इस बीच शारदा बहुत बीमार पड़ जाती है और बिस्तर पकड़ लेती है। फिर शारदा फोन लगाती है अपने भैया को और कहती है, भैया आप आ जाइए एक दिन, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। रमेश भी काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ है। उसी वक्त अनामिका वहां आ जाती है और कहने लगती है, माँ जी चलिए, मैं शहर से आपको दवाइयाँ दिला लाती हूँ। मुझे तेरी जरूरत नहीं, मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, वो अपने साथ मुझे ले जाएंगे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन शारदा के घर से कोई नहीं आता और शारदा की तबीयत बिगड़ती जाती है। शारदा रोजाना अपने घर पर फोन करती है, लेकिन उसके घर से कोई जवाब तक नहीं आता। तभी अनामिका कहती है, चलिए माँ जी अब तो मान लीजिए, जिसे आना होगा वो आ जाएगा, आप मेरे साथ चलिए अब। अनामिका जबरदस्ती शारदा को दवाई दिलाने ले जाती है और उसके बाद शारदा के दिन रात सेवा करती है। ये सब देखकर शारदा कहती है, बहू मुझे माफ कर दो, तुमने ठीक ही कहा था कि घमंड अच्छी बात नहीं है, और अब देख लो, जिन पर मुझे इतना घमंड था उन्होंने मुझे इस मुश्किल घड़ी में आके देखा तक नहीं। ये कहकर शारदा बहुत दुखी हो जाती है। तभी अनामिका शारदा को समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, मैं हूँ ना आपके पास। हाँ बहू, अंत में तू ही मेरे काम आई, ना पैसा ना घमंड ना कुछ। किसी ने ठीक ही कहा है, अपने ही अपनों का काम आते हैं। अपना अगर चोट भी पहुंचाता है तो दवाई भी वही लगाता है। एक दिन रमेश, शारदा और अनामिका घर में बैठे होते हैं। तभी शारदा कहती है, अरे आज तो शंकर भगवान के मंदिर जाना था, मैंने मन्नत मांगी थी। किस चीज की मन्नत मांगी थी सासू माँ? हीरे की हार या लंबी तीर्थ यात्रा की? मैंने मन्नत मांगी थी कि रमेश का बिजनेस थोड़ा चल पड़े। देखो भगवान ने मेरी मन्नत पूरी कर दी। उन दोनों की बातें सुन के रमेश कहता है, फिर तुम दोनों जाके हो आओ, मुझे क्यों ले जाना चाहती हो? शारदा कहती है, अरे मन्नत मांगी थी कि तीनों नंगे पांव शंकर भगवान के मंदिर जाएंगे। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका झट से कहती है, अरे माँ जी पहले पूछ लिया होता, मैं कल ही पाँव में मेहंदी लगाई हूँ। दोनों लोगों से पूछती तो तुम कभी मन्नत के लिए हाँ नहीं कहते। चलो आज का दिन शुभ है, हमें मंदिर जाना है, चलो मेरे साथ। शारदा इस तरह से कहती है। जब तीनों मंदिर की तरफ जा ही रहे थे तो बीच में एक पुल टूटा हुआ था। उसे देखकर रमेश कहता है, लो भाई, मंदिर वहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से हाथ जोड़ लो, हो गई मन्नत पूरी, वापस घर चलो अब। तभी शारदा गुस्से में आकर कहती है,
अरे बेटा, मंदिर जाना है, दूर से नहीं देखना है। उन दोनों की बातें सुन के अनामिका कहने लगती है, अरे माँ जी, टूटा हुआ पुल है, क्या आप इस तालाब के ऊपर से तैर कर जाएंगी? अनामिका की बातें सुन के रमेश मजाक के तौर पे कहता है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो तैर भी सकता हूँ। रमेश की बातों को साथ देते हुए अनामिका कहती है, मुझे भी तैरना आता है, लेकिन साड़ी में नहीं तैरूंगी। अगर मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता तो मैं झट से तैर के मंदिर चली जाती। तभी शारदा के दिमाग में एक परिकल्पना आती है और वो कहने लगती है, मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है। एक काम करते हैं, यहाँ कुछ बांस के झाड़ है, तीनों मिलके बांस के झाड़ से एक ब्रिज बनाते हैं। शारदा के इस तरकीब को सुन के अनामिका कहती है, अरे माँ जी, ब्रिज बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर की स्टडी करनी जरूरी है। अरे पगली, रामायण नहीं पढ़ी तूने? वानर सेना ने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी? बांध तो दिया लंका तक पुल। सासू माँ, वो वानर थे, लेकिन हम तो इंसान हैं। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा गुस्से में आके कहती है, पर हरकतें तो तुम दोनों की वानर वाली है। जाओ, जाके इस जंगल से बांस लेकर आओ। दोनों जंगल के तरफ जाते हैं और ढेर सारे बांस लेकर आते हैं। तभी रमेश कहने लगता है, हाँ, ये लो माँ, हम तो बैम्बू लेकर आ गए, अब तुम तुम्हारा दिमाग लगाओ और ब्रिज बना के दिखाओ। कुछ ही पलों में शारदा बैम्बू के पेड़ों की टहनियों को कस के बांध देती है और एकदम खाट जैसी बना देती है। ये देखकर मुस्कुराते हुए अनामिका कहती है, अरे माँ जी, आपने तो अर्थी बना दी। मैं कहती हूँ ले चलते हैं, कभी ना कभी तो आपको काम आ ही जाएगी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है, अरे बदतमीज, जब देखो तो मेरे मरने की राह देखती रहती है। मुझसे जो बन पड़ा है मैंने किया, तुम दोनों सिर्फ देखते रहोगे कि अपनी अकल भी लगाओगे। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका अपने मोबाइल पर गूगल पे जाके कैसे ब्रिज बनाते हैं सर्च करती है और फिर कहती है, देखिए माँ जी, मोबाइल में सब पता चलता है कि कैसे क्या करना है। अब मैं आपको पुल कैसे बांधा जाता है दिखाती हूँ। सुनिए जी, आप तैर के उस तरफ कुछ बांस की झाड़ी ले जाइए। अनामिका के बातों के अनुसार रमेश कुछ बांस की झाड़ी दूसरी ओर ले जाता है। माँ जी, आपने जो अर्थी बनाई है ना, उसे और बड़ा कीजिए। फिर अनामिका रमेश को फोन लगाती है और कहती है, अजी, अब आप एक काम कीजिए, बांस को नीचे ले जाइए, जहाँ जहाँ हम ब्रिज बनाते जा रहे हैं वहाँ पे सीधा सीधा खड़े कर दीजिए। अनामिका के बातों के अनुसार रमेश कुछ बांस लेकर पानी में खड़ा होता है और अनामिका शारदा ब्रिज आगे बनाते जाती है। अनामिका की ऐसी तरकीब देखकर शारदा कहती है, अनामिका, तूने तो अच्छा दिमाग लगाया है। मुझे तो लगता था कि हर बार की तरह उल्टा काम ही करेगी, लेकिन आखिरकार मेरी सोहबत में तू भी सीख ही रही है। तभी अनामिका कहती है, माँ जी, आजकल कुछ भी करना आसान हो गया है, अब चल के देखिए मजबूत है या नहीं। पहले तू जा। आप बड़ी हैं, आप पहले जाइए। अरे पगली, तू छोटी है, पहले तू जा। नहीं, आप। अरे जाना चुपचाप, कहीं पुल हल्का हुआ तो टूट जाएगा, और मुझे तो तैरना भी नहीं आता, तू तो तैर सकती है ना। डर के मारे शारदा कहती है। तभी अनामिका कहती है, वाह माँ जी वाह, ऊपर वाला सब देख रहा है, मैं तो तैर जाऊंगी, लेकिन वो आपको जहाज में डुबाएगा। ज्यादा डायलॉग मत दे, चुप कर और जा। शारदा की बातों को मानते हुए अनामिका चली जाती है। आ जाइए माँ जी, मजबूत है, देखिए बच गई तो पार्टी मैं दूंगी। उसकी बातें सुन के शारदा कहती है, और डूब गई तो? फिर भी पार्टी मैं ही दूंगी। तू तो सिर्फ मेरे मरने की राह देख रही है। राम राम राम। ऐसा कहते हुए वो दोनों पुल पर से दूसरी ओर चली जाती है। दूसरी तरफ रमेश खड़ा होता है। वहाँ से तीनों मंदिर पर जाते हैं। तीनों मंदिर में माथा टेकते हैं और उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग भी मंदिर आते हैं। तभी वहाँ एक आदमी कहता है, भला है उन लोगों का जिन्होंने पुल बना दिया है, भगवान उनके घर पे हर बार बड़ी बरकत बनाए रखे। उसकी ऐसी बातें सुन के शारदा कहती है, देखा, यहाँ भी सब मेरे लिए ही दुआएं मांग रहे हैं।
अनामिका कहती है, आहा, मेरे लिए माँ जी। उन दोनों की ऐसी बातें सुन के रमेश कहता है, अरे हाँ हाँ, दोनों के लिए मांग रहे हैं, हो गया। फिर तीनों मिलके ईश्वर के सामने नतमस्तक करते हैं और इस तरह ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है।